वॉच टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जल और स्वच्छता के कुप्रभावों के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं श्री एकलव्य प्रसाद जी, जो कि मेक पैन अभियान के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। सभी को प्रणाम। सर, वॉच टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री प्रसाद पूर्वी भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और झारखंड के धनबाद जिले के थोक दूषित क्षेत्रों में ये काम करते हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं। मेक पैन अभियान के माध्यम से श्री प्रसाद एक्सट्रीम वेदर की स्थिति में सुरक्षित पेयजल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, स्वच्छता प्रबंधन एवं जलवायु चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों और समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लगभग 28 वर्षों से आप ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। पानी और स्वच्छता आधारित सुविधाओं को प्रभावित ढंग से पुनर्जीवित किया जा सके, नवाचार किया जा सके और संस्थागत बनाया जा सके, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हालांकि इससे कहीं अधिक आप व्यापक जनादेश के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच आम भलाई के प्रति सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही श्री प्रसाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य, बाढ़ प्रतिरोधी निवास की रूपरेखा, आपदा के बाद की आवश्यकता का आकलन, बाढ़ आधारित उपयुक्त पेयजल और स्वच्छता के तरीकों पर लेखन के साथ साथ टीम निर्माण, कौशल और क्षमता वर्धन में काफी कुशल है। आइए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री प्रसाद जी, एक बार आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सर आप पूर्वी भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और ये आपका कार्य काफी सराहनीय भी है। कृपया हमारे दर्शकों को आप अनुभव के आधार पर पेयजल और स्वच्छता पर होने वाले बाढ़ के कुप्रभाव से अवगत कराएं। उत्तर बिहार में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं, और इसका परिप्रेक्ष्य अगर हम थोड़ा और बढ़ाएं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स जो हैं, ये बाढ़ से काफी परेशान भी कह सकते हैं, लेकिन और ये बाढ़ को हर एक साल झेलते भी। अब इसके चलते क्या होता है कि जो बेसिक सर्विसेज जो मिलते हैं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन है, स्वच्छता है, पेयजल है, ये हर एक साल इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है बाढ़ के चलते। इसमें होता ही ऐसा है, अगर हम स्वच्छता से भी शुरुआत करते हैं, स्वच्छता में होता क्या है कि जब बाढ़ आती है, और हमारे इस उत्तर बिहार की अगर बात करें तो उत्तर बिहार में जुलाई के बाद एक मौसम, बाढ़ का मौसम बनना शुरू हो जाता है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे बाढ़ का जो कहते हैं बाढ़ का मौसम है, उस समय बाढ़ आती है और समुदायों को काफी परेशान करती है, उनको विस्थापित करती है और वगैरह अलग अलग किस्म की समस्याएं। अब स्वच्छता में क्या होता है कि बाढ़ के समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्सेस, लोगों को एक पहुंच होनी चाहिए स्वच्छता की जो भी फैसिलिटीज, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है एक्सेस। लोगों को टॉयलेट्स की जो एक्सेस होनी चाहिए, जहाँ लोगों को पहुंच होनी चाहिए शौचालय की, वो नहीं। और इसके कारण क्या होता है कि लोगों को बाहर जाने में वो विवश हो जाते हैं, और वो भी एक कारण है कि उस समय माहौल जो है वो खराब हो जाता है। एक तरफ बाढ़ के चलते, और ये बाढ़ जो है बहुत सारे इलाकों में हर एक साल आती है, तो ये लगभग एक किस्म का एक मौसम बन गया है कि बाढ़ आएगी, बाढ़ के चलते स्वच्छता जो है वो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होने के चलते लोग को बाहर जाना पड़ेगा, और उसके चलते जो वातावरण है वो काफी दूषित हो जाएगा। तो एक जो समस्या ये, दूसरी समस्या स्वच्छता को लेकर ये है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, जो ढांचे हैं हमारे शौचालय में, वो हर एक साल इफेक्टेड होते हैं। और इसका ये मतलब होता है कि इफेक्टेड होने का, जब बाढ़ चली जाती है तो बाढ़ के चले जाने के बाद भी कुछ समय लगता है, जिससे जब वो फंक्शनल हो सके। तो एक तो ओपन डेफेकेशन की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मुश्किल से लोगों ने बनाया,
सरकार का उसमें पूरा योगदान था उसको बनाने में, वो हर एक साल ध्वस्त होता है। उसी तरीके से हम अगर पेयजल की बात करें, ये सिमिलर इश्यूज होते हैं। पेयजल में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, स्वच्छ पेयजल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय हमें ये देखने को मिलता है कि पेयजल के ऊपर हमारा एक्सेस नहीं है, और दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेयजल, वो हर एक साल इफेक्टेड है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो इस स्थिति में, और आप एक्सेस की भी बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ से प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों का संपर्क जो है सड़क से टूट जाता है। वहां पे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, और इस सिचुएशन में आपके विचार से इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रारंभिक तैयारी होनी चाहिए? देखिए, तैयारी के पहले हम एक और मुद्दा सामने लाना चाहते हैं, और ये मेक फाइन अभियान काफी सालों से ये बात को आगे रखने में सक्षम रहा है कि उत्तर बिहार में जो हमारी बाढ़ आती है वो उसका एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं है। हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर लगभग 8 डिफरेंट फ्लड टाइपोलॉजीज है, मतलब बाढ़ के 8 अलग अलग स्वरूप। और जब तक हम इस स्वरूप को नहीं समझे, ये क्योंकि ये स्वरूप अलग अलग है, इसका मतलब इन सभी बाढ़ के जो कैरेक्टर है इसमें कुछ ना कुछ अलग होता है, जिसके कारण उसे अलग किस्म से कैटेगराइज किया है। तो इस चेंज, ये डिफरेंस को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तो हम लोग जो भी इंटरवेंशन करने जा रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो हाउसिंग की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो आपके आजीविका की बात हो, इसको अगर मूल नहीं मानेंगे कि बाढ़ अलग अलग किस्म के हैं, तो हमारा काम जो होगा वो एक यूनिफॉर्म तरीके से होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत अलग अलग होगा। तो सबसे पहली बात ये है, इसको हम माने कि उत्तर बिहार में बाढ़ का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। दूसरा पॉइंट कि क्योंकि ये बाढ़ एक आपदा है, और आपदा जो है वो एक सिस्टम बनाती है कि वहां पर इंटरवेंशन जो हो वो आपदा विरोधी, फ्लड, जैसे हमारे यहाँ फ्लड की बात करें तो फ्लड रेजिलेंट, फ्लड से वो प्रभावित ना। इसका ये मतलब है कि हमारा अप्रोच जो होगा वो एक इनोवेशन का होगा। हम लोग अगर इनोवेशन नहीं करें तो, और वो पर्टिकुलर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे, तो हमारा जो भी आउटकम होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, वो अनुकूल नहीं होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2005 में जब काम यहाँ पर उत्तर बिहार में शुरू किया था, उस समय पेयजल के रूप में, स्वच्छ पेयजल के रूप में हम लोगों ने टेम्पररी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। 2007 की जो बाढ़ थी, उसके बाद 2008 की जो बाढ़ थी, उसमें हम लोगों ने टेस्ट आउट किया कि आइडिया जो है ये कारगर है या नहीं है। और बहुत जगह हमें देखने को मिला, चाहे वो खगड़िया हो, सुपौल हो, सहरसा हो, मधुबनी हो या पश्चिम चंपारण हो, वहां पर हमें लगा कि ऐसे इनोवेशन का एक जगह है जिसे हमें और फैलाने की जरूरत है। जैसे आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम बात करें कि बाढ़ या जो बाढ़ से होने वाली आपदा है, तो उसमें पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हम किस तरह के वैकल्पिक प्रावधान के ऊपर फोकस कर सकते हैं? देखिए, हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बात नहीं करते, हम मूल्यों पर बात करें। मूल्य ये है कि सभी को मालूम है कि जब बाढ़ आती है तो आप जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कम्युनिकेशन टूट जाता है। इसका मतलब वो जो समाज है वो अपने पर ही निर्भर, जब तक कोई वहां तक पहुंच बना ना सके, ये खुद पर निर्भर। किसी जमाने में लोग कहते थे कि जो नदियों के बगल में जो समूह है, कम्युनिटीज है, वो बाढ़ को अच्छे से झेल सकती है। बाढ़ से वो एक रिश्ता है उनका, और उन्हें मालूम है कि बाढ़ के समय क्या क्या करना है, जो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके साथ ये भी बात सत्य है कि पिछले कुछ सालों में या दशक हम कह रहे हैं, वहां पर बाढ़ का जो एक स्वरूप है वो भी बदल रहा है।
अब इसके लिए हमें इस तरीके का एक मूल्य होना चाहिए कि जो भी काम हम प्रपोज कर रहे हैं या हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन समूहों में, वहाँ पर ये जरूर हमें करना चाहिए कि वो लोग खुद ये तत्कालीन जब इन्हें जरूरत होती है, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, कि वो लोग खुद उस समय में जब वो सबसे परेशान होते हैं पानी के लिए और स्वच्छता के लिए, कि वो कुछ खुद खड़ा कर, ना कि उन्हें वेट करना पड़े कि जो बाहर से कोई आएगा सामान देगा उसके बाद ये काम होगा। तब तक तो वो जो पीरियड है, जो सबसे डेंजरस पीरियड होता है उनको इम्पैक्ट होने का, वो झेल चुके हैं। तो हमारा कहना है इनोवेशन और उससे सबसे और उसके साथ साथ हम कितने कॉन्टेक्चुअल हैं और लोगों को कैसे हम तैयार कर रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते। यही वजह था कि हम लोगों ने टेम्पररी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात 2007-6-7 में किया और 5-6-7 में किया, ताकि लोगों को हम पर निर्भर ना होना। हर एक के घर में पॉलिथीन शीट्स होते हैं, जब भी बारिश होती है वो उसे खोल लेते हैं और उस पानी को कैप्चर करके वो पीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मूल्य है जिन्हें हमें तय करना होगा। टेक्नोलॉजी फिर उस मूल्य के आधार पर हमें आइडेंटिफाई करना। जैसा कि आप प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा है कि बाढ़ के दौरान ज़्यादातर शौचालय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस वजह से लोगों को खुले में शौच करना मजबूरी होती है, और जिसके कारण संक्रमण या खुले में शौच की वजह से जो बीमारी होता है वो होने के खतरा बढ़ जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, समुदाय को किस तरह से निपटना चाहिए या क्या तैयारी करना चाहिए? अब मैं कल की बात बताता हूँ आपको। हम एक गांव में थे पश्चिम चंपारण में, और वहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि गांव में जो बाढ़ आती है, क्योंकि ये गांव जो है ये गंडक के पेट में और हर एक साल वहाँ बाढ़ आती है। पिछले 5 सालों में 4 बार की बाढ़ आई है। अब हम लोग जब लोगों से बात कर रहे थे तो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। पहला था कि उसी गांव में एक तरफ हम देख रहे थे कि जो शौचालय हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। वो ध्वस्त इसलिए हुए हैं कि पिछले साल बाढ़ आई, और उसी गांव में दूसरे टोले में देखें तो वहां पर टॉयलेट्स जो हैं वो खड़े हुए और वो फंक्शनल। तो ये बात थोड़ा अजीब सा लगा। तो लोगों से जब बात किया तो पता चला कि लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ जिस टोले में शौचालय खड़ा हुआ था और इस्तेमाल हो रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग सब मेसन्स हैं, हम लोग कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, और हम मिस्त्री हैं इसलिए जब ये शौचालय बनने आया था तो हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, उसके तरीके को बना। और उसमें क्या देखने को मिल रहा था कि जहाँ उस दूसरे टोले में, उसी गांव के दूसरे टोले में मतलब बहुत लो लाइन एरियाज में टॉयलेट्स बनाए गए थे, इस टोले में लोगों ने उसको भर के ऊंचाई पर बनाया। और फिर वो खुद बता रहे थे कि हम लोग अपने शौचालय, ये खासकर लिचपिट को बंद, मतलब उसको सेफ रखने के लिए किस तरीके के काम करते हैं। जैसे उन्होंने कहा बोरा से टैंक का मुंह को बंद कर देते। तो ये सब जब सुन रहे थे तो मुझे लगा कि लोगों में ये बहुत एंजाइटी है कि हम अपना टॉयलेट्स कैसे बचा के रखें, क्योंकि ये लोग उतने अमीर लोग नहीं हैं। अगर हम लोग इकोनॉमिक स्ट्राटा देखें तो ये लोग उस स्ट्राटा में बहुत नीचे आते हैं, लेकिन तब भी वो उनको था कि हम ये हमारे लिए एक धरोहर है, हम उसे बचा के रखें। तीसरी चीज जो उन लोगों ने कहा कि हमें 4 महीना 5 महीना बाहर शौच करने जाना होता है तो बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए कोई अभी तक कोई ऑप्शंस नहीं मिले। अगर वैसा कुछ इनोवेशन आ जाए कि हमारे लिए खासकर बाढ़ के समय कुछ इस तरीके के शौचालय बने जो हम लोग उसको व्यवस्थित रूप से यूज कर सकें, तो इस पूरे स्वच्छता की जो एक पूरा एक पहल चला है, तब जाकर वो काफी सराहनीय है कि लोगों ने ऑनरशिप लिया
हम समुदाय की भागीदारी की बात करते हैं, लोगों ने जन भागीदारी को जिम्मेदारी से निभाया और अपने शौचालय को खुद से बनाया, बहुत अच्छी बात है। जैसे स्वच्छता और पेयजल से जुड़े अन्य जो हितधारक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या मुख्य भूमिका होते हैं, आपके विचार से उनका क्या योगदान होना चाहिए? हम इसको ना थोड़े अलग से इस सवाल को जवाब दें। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम लोग बात करें तो फायदेमंद शौचालय। फायदेमंद शौचालय एक सोच बनकर मेक फाइन अभियान के बीच 2007 में आया। हम लोग इस पर 2008-9 से काम शुरू और पिछले सालों में हम लोगों ने बहुत इनोवेशन और आज जाकर हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम, एक डिज़ाइन हम लोगों का तैयार है जो रिवराइन फ्लड्स को संभाल सकती है। अब आप हितधारकों की बात कर रहे हैं, ये टॉयलेट्स जो बने हैं इसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ने सपोर्ट किया। 12,000 रुपये जो हमारे बेनिफिशियरीज को मिलना था उन लोगों ने दिया ताकि एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारे बिहार में डिमॉन्स्ट्रेट हो सके। लेकिन क्या होता है कि ये टॉयलेट्स जो है इसको स्केल अप करने की जरूरत है। हमारा काम स्केल अप करने का नहीं, हमारा काम डिमॉन्स्ट्रेट करने का है, प्रूव करने का है कि एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। इसमें सरकार और दूसरे जो आपके स्टेक होल्डर, चाहे वो फंडर्स हों, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो आपके पॉलिसी मेकर्स हों, हमको लगता है यहाँ पर अगर कोई इनोवेशन उभर के आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है इनको इन चीज़ों से अपने आप को इंगेज करना। प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं रखने कि अच्छा ये तो नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकता है तो क्या कोई और ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अभी तक चला है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी अभी तक प्रूव भी नहीं किया है, अगर आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है। एक टॉयलेट टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने SDMG LSD के तहत बनाया। अगर वो किसी पर्टिकुलर महीने में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कोई ऑल्टरनेटिव आया है तो उस ऑल्टरनेटिव से हम प्रोएक्टिवली क्यों नहीं इंगेज करते। इंगेज करने के बाद ही तो ये उभर के आएगा ना कि इसको स्केल अप करने में और क्या क्या तकलीफ होगी या क्या इसके पॉजिटिव। तो ये इंगेजमेंट मुझे लगता है स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत ज़रूरी है, जो अभी थोड़ा लैकिंग। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने अनुभव को साझा किए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जो आपने इतना सारा कार्य किया, लगभग 30 सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक संदेश दें। संदेश केवल यही है, खासकर हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों के लिए, कि हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने तरकीब हैं जो हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। बहुत ज़रूरी है कि इसे हम धरोहर की तरफ, क्योंकि कुछ भी नया करते हैं हम या करने की कोशिश करते हैं, ये धरोहर हमें मदद करता है आगे बढ़ने। तो हमें ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे धरोहर को हम बचा के रखें। दादाजी, दादी, नाना जी, नानी लोगों ने जो बात कही, जो कहानी कही, उसे हम अपने आने वाले जनरेशन को कहें। इसी तरीके से हमारा ये जो पूरा नॉलेज चेन है वो आगे बढ़े। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। आपने बहुत अच्छा अपने सुझाव, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक सर के एक्सपीरियंस और इनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।